रहीम। इससे पिछले लेक्चर में हमने बेस और डेराइव क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो यूनिट का वर्ड है इससे क्या मुराद है या और यूनिट की क्या ज़रूरत है डेली लाइफ में। मैं इस चीज़ को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि जी 5 मैंगो दे दो, तो अब 5 मैंगो से उस चीज़ को, उस बंदे को ये समझ नहीं आएगी, उस शॉपकीपर को ये चीज़ समझ नहीं आएगी जब तक आप उसके साथ 5 के साथ किलोग्राम नहीं लगाएंगे। अगर आप उसको कहेंगे 5 किलो मैंगो दे दो तो वो आसानी से समझ जाएगा। तो ये जो किलोग्राम है ये यूनिट है। 5 उसका नंबर हो गया फिज़िकल क्वांटिटी का और साथ में उसके किलोग्राम क्या आ गया, यूनिट। तो यूनिट होता है किसी बंदे को क्लियरली समझाने के लिए। अगर आप यूनिट का सहारा नहीं लेते तो आप आसानी से अगले बंदे को उसको समझा नहीं सकते। तो ये तो हो गया कि यूनिट्स की क्या ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। बेसिकली एक बात यह है कि जो कुछ यूनिट्स हैं जो लोकल होती हैं, लोकल लेवल पे आप बेशुमार आपने जो कम्युनिकेट करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी विलेज या गांव के अंदर आपने अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क हम कहते हैं कि जी, हम यूज़ करते हैं एक वर्ड, उर्दू का वर्ड है सेर, कि 1 सेर या 2 सेर दूध। लेकिन ये एक लोकल ज़बान है या लोकल यूनिट है, ठीक है। अब अगर लोकल यूनिट को हम इंटरनेशनली यूज़ नहीं कर सकते, जो आम डेली लाइफ है किसी मुल्क के अंदर जो लोकल यूनिट्स हैं उसको इंटरनेशनल बड़े पैमाने पे यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब इस चीज़ को मसला, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई और वो पेरिस में थी। और उस पेरिस में ये तय पाया कि आज के बाद पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम ऑफ मेजरमेंट राइज होगा और उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब मैं मज़ीद ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इंटरनेशनल सिस्टम की ज़रूरत क्या थी। पहले हम बात करते हैं कि जो SI था या सिस्टम, इससे पहले जो 1960 से पहले कौन सी क्वांटिटीज़ थी या कौन सा सिस्टम राइज था। तो उसमें 3 तरह के सिस्टम उससे पहले राइज थे। एक था FPS, दूसरा था MKS और तीसरा था आपके पास CGS सिस्टम। ये 3 तरह के सिस्टम राइज थे। अब इनके मुताबिक जो FPS सिस्टम था उसमें था फुट, पाउंड और सेकंड थे। और MKS सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर थी, मैस की किलोग्राम और टाइम की सेकंड थी। CGS में C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर द ग्राम एंड S स्टैंड फॉर द सेकंड। तो अब ये 3 यूनिट्स जो हैं ये लेंथ, मैस, टाइम के लिए यूज़ होती थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये भी एक किस्म की लोकल यूनिट्स थी। जैसे कि ब्रिटिश जस्ट पाउंड यूज़ करते थे, ब्रिटिश सिस्टम के अंदर जस्ट पाउंड था। जैसे कि अगर मिसाल हम ले लें कि अगर डेली लाइफ में कोई अगर एक बंदा हमारे मुल्क में आता है, ठीक है, कोई भी बाहर से एक बंदा आता है और वो कहता है जी कि वो अगर चीनी लेने जाता है और वो कहता है जी कि मुझे आप 5 पाउंड चीनी दे दें, ठीक है। तो अब 5 पाउंड चीनी या 5 पाउंड राइस दे दें, तो अब जो दुकानदार है उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी क्योंकि ये ब्रिटिश सिस्टम है। और चूँकि जब तक वो 5 किलोग्राम का वर्ड यूज़ नहीं करेगा तो दुकानदार को ये बात समझ नहीं आएगी। तो ये ब्रिटिश जो था ये क्या था, एक लोकल उनका ब्रिटिश यूज़ करते थे। इसी तरह हम बात करें CGS सिस्टम जो था, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो थी वो यूनिट्स थी, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये भी सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग में, ये आम लेमैन के लिए या जो आम कॉमन लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर 1960 में जो ये तय पाया था कि आज के बाद एक ही सिस्टम जो है ना वो राइज होगा। तो अब मज़ीद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट की। तो 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है बेस यूनिट, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री, तीसरा होता है डेराइव। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेस यूनिट्स ऐसी यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। बेस क्वांटिटीज़ में 7 क्वांटिटीज़ आती हैं। जैसे टाइम है, टाइम की यूनिट है सेकेंड, लेंथ की है मैस, लेंथ की है मीटर। जैसा कि हम बात करते हैं सिर्फ लेंथ की मीटर नहीं होती। अगर आपके पास कोई डिस्टेंस हो, अननोन डिस्टेंस x, रेडियस है, डायमीटर है, उन तमाम की यूनिट्स क्या होगी, मीटर होगी। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। मैस जो है इसकी किलोग्राम है, इलेक्ट्रिक करंट की जो है वो एम्पेयर होगी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होगी और इंटेंसिटी की कैंडेला होगी। तो ये 7 क्वांटिटीज़ हैं। तो ये जो 7 हैं, 7 ये सारी बेस यूनिट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दूसरी यूनिट्स हैं सप्लीमेंट्री, ऐसी यूनिट्स जो सिस्टम इंटरनेशनल ने
ना तो उसको बेस करार दिया, ना उसको डिराइव करार दिया, तो ऐसी यूनिट को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री होता है एडिशनल, वैसे इसका वर्ड जो नाम मतलब है इसका एडिशनल। ऐसी यूनिट्स जो ना तो बेस हैं ना डिराइव हैं। तो चूंकि सिस्टम इंटरनेशनल ने उसको डिफाइन नहीं किया ना बेस या डिराइव के अंदर, तो इसीलिए हमने इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर इसको रख दिया। तो ये जो बुक का टेबल 1.2 है, इसके अंदर इसकी फिजिकल क्वांटिटी है और साथ में इसकी यूनिट है। तो इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर दो यूनिट्स होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, सॉलिड एंगल की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, स्टी रेडियन। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इन डिटेल डिस्कस करते हैं रेडियन और स्टी रेडियन क्या है। रेडियन बेसिकली रेडियन जो होता है ये सबसे पहले इसको मैं डिफाइन करता हूँ। रेडियन जो होता है ये प्लेन एंगल होता है बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल whose arc length is equal to the radius of the circle। प्लेन एंगल, इसकी बात करते हैं प्लेन एंगल से क्या मुराद है। प्लेन एंगल होता है टू डायमेंशनल। प्लेन से मुराद होता है कोई भी ऐसी चीज जो टू डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल हो। जैसे कि हम बात करते हैं सर्कल की, ये एक सर्कल है, ये इसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। तो हम ये कहते हैं कि सर्कल जो है एक टू डायमेंशनल है, या एक्स जिसमें दो एक्सिस यूज होते हैं, एक्स एंड वाई। तो प्लेन एंगल से मुराद हो गया टू डायमेंशनल एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ये जो एंगल होता है ये दो रेडियाई के दरमियान बनता है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम सपोज करते हैं कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये सर्कल का सेंटर है, कोई भी एक सेंट्रल पॉइंट है। अब एक कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए पे है, और ज़ाहिर बात है डेफिनेटली इस ए पॉइंट का इस सर्कल के साथ जो डिस्टेंस होगा उसको हम रेडियस कहेंगे, आर से डिनोट करेंगे। अब मैं सपोज करता हूँ कि ये आप समझ लें आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आप यहाँ से आप मूव करते हैं, एक पार्क में खड़े हैं और वो सर्कुलर ट्रैक है, जैसे कि अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, ठीक है, या किसी जगह भी, तो आप ए पॉइंट पे खड़े हैं और आपने इसको ट्रैवल करना है इस सर्कल को। जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हैं, अब सपोज कर लें हम ए से बी पॉइंट तक अभी हमने मूव किया है, ए से बी तक हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, बी पॉइंट तक। अगर हम बात करें कि हमने ये आर्क लेंथ कितनी कवर की है, तो अगर हम गौर करें तो ये जो आर्क लेंथ है ये इस रेडियस के बराबर है। अगर ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, यानी ए बी आर्क लेंथ है। आर्क से मुराद होता है पीस या टुकड़ा, यानी एक ए से बी तक एक आर्क लेंथ है जो कि रेडियस के बराबर हो। अगर आर्क लेंथ और रेडियस आपस में बराबर हों तो ये जो आपके पास डिस्टेंस होगा ये भी रेडियस कहलाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा दरमियान में, इसको हम 1 रेडियन कहेंगे। ये आपके पास क्या है, 1 रेडियन है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं एंगल बिटवीन टू रेडियाई। देखिए ये दो रेडियाई हैं, उसके दरमियान एंगल है ऑफ अ सर्कल वूज आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। यानी इसकी कंडीशन क्या है कि ये जो आर्क लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ए बी डिस्टेंस जो है ये रेडियस के बराबर होना चाहिए। मतलब मैं मजीद क्लियर करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ ये आर जो है ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपके पास आर्क लेंथ होगी, ये रेडियस अगर 6 सेंटीमीटर, तो आर्क लेंथ 20 अगर 6 सेंटीमीटर हो तो वो 1 रेडियन कहलाएगा। मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये 1 रेडियन है आपके पास, ये डिस्टेंस 1 रेडियन, चूंकि ये देखें आर और ये जो आपके पास रेड कलर है इसकी लेंथ नियरली इक्वल नजर आ रही है। तो एस और आर यानी आर्क लेंथ एल या एस जो है ये आर के बराबर है, तो ये 1 रेडियन है। अब मैं इसका डबल करता हूं, यानी इस डिस्टेंस का मैं डबल कर दूं तो यहां पे देखें ये 2 रेडियन आ गया। मैं इसका 3 गुना करूं तो ये तकरीबन जो है 3 गुना करूंगा तो ये यहां पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये 3 रेडियन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं ये जो आपके पास एडिशनल है, इसको मैं कह सकता हूं ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये जो पॉइंट है ये 3.14 हो। 3.14 होता है आपके पास पाई की वैल्यू। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 3.14 रेडियन, मतलब यानी पाई रेडियन हो जाएगा। पाई का मतलब क्या होता है, 3.14। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, तो ये पाई रेडियन आ गया। उसके बाद अगर हम इसका डबल कर देते हैं तो ये 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो बेसिकली मैं समझाना चाहता हूं कि ये जो रेडियन है, जहां भी आपको एंगल पाई में नजर आए ना, तो ये होता है रेडियन होता है। तो हम इस पूरे सर्कल को मुख्तलिफ रेडियंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका रोल क्या है, ये कहाँ पे फायदा इसका यूज़ होता है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे नेक्स्ट। अब मैं प्रैक्टिकली आपको मिसाल, एक आप पिज़्ज़ा आपने खाया होगा, पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा का अगर समझ लें वो बहुत, अगर इसको हम
एक समझ लें कि 2 डायमेंशनल हम समझें अगर इसको, तो ये आप पिज़्ज़े के जब कट लगाते हैं, ठीक है, अगर हम ये बात करें कि ये जो लेंथ है आर्क लेंथ अगर ये इस रेडियस के बराबर हो, जो एक पीस आप किसी बंदे, अगर फॉर एग्जांपल 4 या 5 बंदे हैं, ठीक है, या 6 बंदे हैं, उसमें आपने डिवाइड करना है इस पिज़्ज़े को, तो ये जो एक पीस होगा ना, उस पीस का जो आर्क लेंथ है और ये जो रेडियस है अगर ये बराबर हो, तो वो जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे वो होगा 1 रेडियन। आई होप को ये बात समझ आ गई। आगे हम स्टील रेडियन की बात करते हैं। स्टील रेडियन सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। सबसे पहले हम बात समझते हैं कि ये जो 3 डायमेंशन से क्या मुराद है। 3 डायमेंशन से मुराद होता है कि आपके पास जस्ट लाइक जिस तरह के कि आपके पास वाटरमेलन है, जैसा कि फुटबॉल है, फुटबॉल के बाद मिसाल ले लें, फुटबॉल जो है एक 3 डायमेंशनल सरफेस है। 3 डायमेंशनल सरफेस जिस तरह के एक सफ़ियर की बात करें, ये वाटरमेलन जो है एक सफ़ियरिकल शेप का होता है। तो स्टील रेडियन जो है ये 3 डायमेंशन एंगल होता है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। हम अगर स्फीयर के सेंटर में जो एंगल बनाते हैं, ये इसका स्फीयर का अगर सेंटर हम माने, ये सेंटर ओ है, और कंडीशन इसकी क्या है कि अगर एरिया ऑफ इट्स सरफेस, यानी अगर इस स्फीयर का ये जो एरिया आप ले रहे हैं, ये जो एरिया आप कंसिडर कर रहे हैं, अगर वो जो एरिया है ये वाला, ये जो पैच है, इसका एरिया अगर इस रेडियस का स्क्वायर हो, मतलब हम ये बात करें अगर रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो एरिया होना चाहिए, ये जो आपके पास रेड कलर का ये जो एरिया है, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो हम ये बात करते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है बिटवीन द 2 रेडियाई, यहाँ पे जो रेडियाई बन रही है, जो कौन टाइप चीज़ बन रही है, उस कौन का जो रेडियस है जो ब्लैक कलर का, और ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। 3 डायमेंशनल से हमारा ये प्लेन एंगल नहीं है बल्कि 3 डायमेंशन, ये पूरा कर्व होगी, एक कंप्लीट कर्व होगी। तो ये जो एंगल बनेगा इसको 1 स्टील रेडियन कहता है। जस्ट लाइक कौन की मिसाल ले लें, अगर आपने समझना है कि ये स्टील रेडियन क्या है, तो हम कौन की एग्जांपल ले लेते हैं। कौन क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल शेप होती है, मतलब वो अब कौन, इसकी कंडीशन है कि अगर ये कौन के 2 रेडियाई हूँ, यहाँ पे ये कौन के 2 रेडियस हैं, अगर हम ये बात करें ये सेंटर का एक स्फीयर का जो पोर्शन है जहाँ पे वो सेंटर में था, तो ये इसका रेडियस हो, अगर हम बात करें ये वाली भी रेडियस हो, तो अब ये जो एंगल बन रहा होगा ना कौन की जो सरफेस के साथ, उस एंगल को हम कहेंगे, इस एंगल को हम 1 स्टी रेडियन कहेंगे, 1 SR कहेंगे। इसकी प्रैक्टिकल में एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। आप अब जब वाटरमेलन है आजकल जब आप ख़रीदते हैं, तो आप उसको चेक करने के लिए एक उसका पीस कट कर निकालते हैं, वो जो कट लगाते हैं ना, वो समझ लें 1 स्टी रेडियन है। वो जो ये एंगल बन रहा है ना, ये 1 स्टी रेडियन है। ये जो कट का एंगल होता है ना, इसको हम 1 स्टी रेडियन कहते हैं। और इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर ये जो इसका रेडियस आर है, अगर बशर्त कि ये जो इसकी सरफेस है, ये जो सरफेस एरिया, ये इस आर के स्क्वायर के बराबर हो। आई होप आपको समझ आ गई। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर वूज एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, यानी सरफेस एरिया उस रेडियस का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो वो 1 स्टी रेडियन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 है डिराइव यूनिट्स की। डिराइव यूनिट्स हमारे पास ऐसी यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ या अदर क्वांटिटीज़ से डिराइव की जाएं, उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, और उनकी जो यूनिट्स होती हैं डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं, और उनकी जो यूनिट्स होती है उनको हम कहते हैं डिराइव यूनिट्स। और इसमें ये जो टेबल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 1.3, ये आपने अपना पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs के लिहाज से इसको सॉल्व करना है। चले मैं ये सॉल्व करता हूँ कि जो फोर्स है इसकी यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट क्या होगी। तो फोर्स होता है आपके पास F इज़िकल टू MA। अगर हम बात करें तो FM जो होता है ये क्या होता है किलोग्राम, और एक्सेलेरेशन जो होता है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसको कहते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन जो होता है वो क्या होता है इन टर्म्स ऑफ बेस क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है ये क्या आ गया आपके पास 1 न्यूटन के इक्वल आ गया फोर्स। अब वर्क की बात करें तो वर्क जो होता है ये FD के इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की यूनिट अभी हमने डिराइव की है वो 1 न्यूटन है, और D जो है ये डिस्टेंस है ये मीटर में होता है, तो हम ये बात करते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर। अब ये मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम
मीटर सेकंड -2 आ जाएगा। तो ये जो है ये भी क्या आ गया, बेस यूनिट्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह पावर है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, P = W/T। और हम बात करें W, अभी हमने डिफ़ाइन किया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड वर्क स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है वो सेकेंड में होता है। तो इस सेकेंड को ऊपर लेके जाएं तो ये S-3 हो जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड -3। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर बात करें फोर्स की यूनिट, अभी हमने डिफ़ाइन किया 1 न्यूटन है, जो कि होता है आपके पास 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड -2 ओवर एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर, ये ऊपर जाके 2 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, सेकेंड -2। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये होता है आपके पास चार्ज Q। तो हम इसको करंट से डिफ़ाइन करते हैं। करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, और अगर यहाँ से चार्ज फाइंड करें तो करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर हम इसको डिफाइन, करंट की यूनिट होती है एम्पेयर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो एम्पेयर सेकेंड हो जाएगा ये बेस यूनिट्स के अंदर। तो ये जो सारी यूनिट्स हैं ये क्या आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ बेस, हमने क्या कर दिया रिप्रेजेंट की। टेबल में ये डायरेक्टली यूज़ हुई हुई हैं तो मैंने उसको यहाँ पे डिराइव कर लिया है, तो आपने क्या करना है वहाँ से उसको देख लेना है। ये सारी यूनिट्स जो मैंने क्या की कैसे डिराइव हुई ये आपको बता दी है। बेसिकली ये फार्मूला यूज़ करने हैं। फोर्स के लिए F = ma यूज़ करना है, W = FD यूज़ करना है। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T होता है प्रेशर होता है फोर्स पर एरिया, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद है मोस्ट फेमस MCQs हैं कुछ जो हम देखते हैं, विच इज़ नॉट बेस यूनिट। इनमें से कौन, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं MCQs। MCQs में पहला MCQ है विच इज़ नॉट बेस यूनिट, मीटर, कैंडेला, सेकेंड, जॉल। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जॉल बेस यूनिट नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये बेस यूनिट्स हैं। उसके बाद टोटल बेस यूनिट्स आर, बेस यूनिट्स 7 होती हैं। सिस्टम इंटरनेशनल ने इन 7 यूनिट्स को बेस यूनिट का नाम दिया हुआ है। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर 5, 4, 3, 2। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होती हैं वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल 2 यूनिट्स होती हैं, 2 यूनिट्स होती हैं। उसके बाद हम बात करें ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर की ऐसा यूनिट क्या है, तो पावर जो होता है ना, पावर को हम अगर डिफ़ाइन करते हैं, पावर होता है आपके पास वाट के अंदर, जो कि होता है आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क आपके पास होता है जॉल के अंदर और जॉल ओवर टाइम T। जॉल होता है आपके पास न्यूटन मीटर के अंदर और टाइम T। न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर ओवर सेकेंड। तो यहाँ से मीटर 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 से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो गया, सेकंड ऊपर जाके -3 हो गया। तो ये डी ऑप्शन बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। नंबर 5 है नंबर ऑफ स्टीरेडियंस इन सॉलिड एंगल। अब ये बात समझना ज़रूरी है। हमने जो बात की ना स्टीरेडियन की, वो हम बात करते हैं कि एक सिंगल पैच की, एक सिंगल पैच का सेंटर से लेकर ये जो आपके पास डिस्टेंस है, ये जो आपके पास एंगल बनता है 3 डायमेंशनल, इसको हम 1 स्टीरेडियन कहते हैं। तो इसकी कंडीशन ये कि जो एरिया है ये इस रेडियस का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कंप्लीट मुकम्मल स्फीयर की बात करें, तब क्या होगा, तब कितना ये एंगल बनाएगा। तो अब इसमें याद रखें कि स्टीरेडियन की इक्वेशन होती है हमारे पास, स्टीरेडियन होती है यानी सॉलिड एंगल की इक्वेशन होती है। तो सॉलिड एंगल जो होता है इसकी इक्वेशन आपने याद रखनी है। सॉलिड एंगल जो होता है ये होता है सरफेस एरिया ओवर आर स्क्वेयर, और इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन, ये हमने अभी पढ़ा है। अब सरफेस एरिया हमारे पास कितना है, सरफेस एरिया कंप्लीट सफ़ियर है, सॉलिड सफ़ियर। तो सॉलिड सफ़ियर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, और साथ में इसकी यूनिट होगी एस आर। तो ये आर स्क्वेयर से कर दिया तो 4 पाई एस आर। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ स्टीरेडियन इन सॉलिड एंगल आर 4 पाई। अगर हम बात करें हाफ नंबर ऑफ स्टीरेडियन हाफ हेमिस्फीयर, तो फिर इसका हाफ हो जाएगा यानी 2 पाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉलिड एंगल इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो ये हमने डिस्कस किया, सॉलिड एंगल हमेशा क्या होता है 3 डायमेंशनल एंगल होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ हो गया। ओके, गुड बाय, थैंक यू।